हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साई एकेडमी फॉर सक्सेस। और आज हम लोग जैसे जीके की बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं दिल्ली पुलिस के, तो उसी तरीके से आज भी एक वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में, और जिस भी टॉपिक पर आपको लगता है कि इस पर वीडियो बननी चाहिए आप मुझे बताइएगा। बाकी CHSL का हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बाद। अगर CHSL के फॉर्म आपने नहीं भरे हैं अभी तो भर दीजिएगा, CHSL शुरू करेंगे। और साथ में हम लोग शुरू करेंगे आपका जो एक और आ रहा है आपका यूपी का वार्डन का, तो उसका भी शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ आज इंडेक्स की बात करेंगे। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 168, 165, 176 या 155। अब सबसे पहले बात करूँ मैं EPI की, यानी एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंडेक्स। ये हर साल जारी करता है UNEP। तो पहले UNEP की थोड़ी सी बात हो जाए कि UNEP क्या है और किस तरीके से UNEP जो है बना था। आपको बताऊं, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 1972 में हुई थी स्टॉकहोम के अंदर। तो 1972 स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में ये बात की गई थी कि हमें अपनी प्रकृति को बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये एक प्रोग्राम हुआ था। और 1972 में ही भारत में भी वन्य संरक्षण कानून आया था, जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉ। 1973 में भारत ने टाइगर रिजर्व शुरू किया था। तो अगर इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो है हर साल पर्यावरण निष्पादन सूचकांक UNEP द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 168 है इसका आंसर, 168वां स्थान है। यानी भारत जो है इसमें कुछ बेहतर नहीं कर पाया है इस बार। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मर्सर 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने, बेंगलुरु है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है या मुंबई है। सबसे पहले बात करते हैं प्रवासी भारतीयों के बारे में। तो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है भैया 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी NRI डे, जिसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, वो मनाया जाता है। नॉन रेजिडेंशियल एक त्यौहार, फेस्टिव्स मनाया जाता है। और साथ में NRI, हमारे यहाँ एक NRI भवन है, यानी प्रवासी भवन है, जिसका नाम हाल ही में बदल के सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। तो ये दो क्वेश्चन, पहले तो मैं बताऊंगा आपको, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुषमा स्वराज भवन किसे कहते हैं? तो वो आज NRI जो भवन था उसका नाम बदल के सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। दूसरा, NRI डे कब मनाते हैं हम लोग? अब सबसे महंगा शहर जो है मर्सर 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार किसको माना गया है? तो मुंबई सबसे महंगा शहर है। ठीक है, इसके बाद बात करूँ तो मुंबई के बाद दूसरा है बेंगलुरु, जो ऑप्शन वाइज हैं। तीसरा चंडीगढ़, दिल्ली और लास्ट में चंडीगढ़। ये चार सबसे महंगे शहर है भारत के NRIs के लिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, ये तो क्वेश्चन है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। इसके अलावा ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा दो प्रकार की होती हैं, यानी एनर्जी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहला नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा। तो एक तो होती है नवीकरणीय, जिसको रिन्यूएबल कह देते हैं, और दूसरी होती है बच्चों नॉन रिन्यूएबल। तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। अब भारत ने देखो SDG का जो लक्ष्य है, अब SDG क्या है? ये भी 1972 वाला है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसमें टोटल जो लक्ष्य हैं वो 17 हैं, 17 हैं। और 2030 तक प्रत्येक देश का लक्ष्य है कि ये इस SDG को प्राप्त कर सके। इसमें ऊर्जा का है कि सभी देशों को जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा उसकी ओर बढ़ना पड़ेगा। भारत ने भी उसकी तरफ काफ़ी कदम उठा दिए हैं। इसलिए भारत का लक्ष्य है कि वो 175 गीगावाट ऊर्जा का निर्माण करे नॉन रिन्यूएबल से। आपको पता है भारत में अधिकतर बिजली जो बनती है वो थर्मल पावर प्लांट से बनती है और दूसरा हाइड्रो पावर प्लांट से। तो हमारा उद्देश्य अभी, जैसे कि रीवा
एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। और दिल्ली की बिजली भी कहाँ से आती है, रीवा से आती है। तो इसलिए ऊर्जा की बात अगर करें तो इसमें भारत का 74वां स्थान है। तो ये तो देखो केवल क्वेश्चंस हैं, बाकी की जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो भी पेपर के लहजे से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आंसर आगे चलिए देखते हैं इसके। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ये तो जानकारी आपको ऐसी होगी सैन्य खर्च के मामले में। तो भैया पहला स्थान कौन है, किसका है? तो पहला स्थान यूएसए का है बेटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूएसए का सैनिक मुख्यालय कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना पेंटागन एक जगह है यूएसए के अंदर। पेंटागन के अंदर यूएसए का मुख्यालय है। किसका? सैन्य मुख्यालय। आपको याद होगा 9/11 की घटना हुई थी, 11 सितंबर 2001 में घटना हुई थी। उस घटना में पेंटागन को भी टारगेट किया गया था अलकायदा के द्वारा। तो पहला तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला अमेरिका है, दूसरा जो है वो चीन है। तो पहला यूएसए सबसे ज़्यादा खर्च करता है, दूसरा चीन खर्च करता है, और तीसरा कौन है? भारत है। चौथा स्थान रूस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2000 भारत की रैंक कितनी है 2020 में? देखिए जो प्रेस है, जो हमारा प्रेस है, इसको हम लोग बोलते हैं चौथा स्तंभ लोकतंत्र का। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को बोलते हैं। यानी 3 स्तंभ कौन से हो गए? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका वो होती है जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका वो होती है जो कानूनों को पालन कराती है, और न्यायपालिका उनको दंडित करती है जो कानून का पालन नहीं करते हैं। तो अगर आप मुझे कहेंगे कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो डेफिनेटली मैं इस टॉपिक को लेकर आपके सामने आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाइएगा, और फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, और आपका हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, जो भी टॉपिक आप कहेंगे इस टॉपिक पर फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर चौथा स्तंभ प्रेस है, और प्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्दर प्रेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक प्रेस और प्रिंट प्रेस। तो प्रिंट में अखबार वगैरह आ जाते हैं, मैगजीन्स वगैरह आ जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक में जो है वो आपके आ जाते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक में आप क्या कहते हैं जो न्यूज़ चैनल वगैरह, ये इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आप क्या जाते हैं बच्चों। तो कौन सा स्थान है भारत का स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर? ये है 142वां। और आपको बता दूं भारत के संविधान में इसका उल्लेख है 19A। तो 19A कहता है, भारत का 19A कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमें अपनी बात को कहने का क्या है? अधिकार है। इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। तो वो भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए है, ठीक है। सेंसरशिप कानून जो है किसके लिए है? वो भी प्रेस के लिए है, कि प्रेस पर कानून लगा देते हैं ताकि वो अपनी बातों को ठीक से ना कह पाए। जब 25 जून 1975 में भारत में आपातकाल लगा था, तब प्रेस पर क्या हो गया था? रोक लगा दी गई थी। इसी प्रकार अंग्रेजों ने भी कई बार भारत में प्रेस पर सेंसरशिप लगाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? देखो यूएनडीपी, मैं आपको बता दूं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है बच्चों, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ये 2 इंडेक्स जारी करता है जी, एक तो एचडीआई और एक प्रसन्नता रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। एचडीआई के बारे में बात करेंगे, अभी आगे क्वेश्चन है उसके बारे में। तो विश्व प्रसन्नता जो रिपोर्ट है वो 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और महबूबुल हक जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्हें एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की थी। तो यहाँ पर जो नंबर 1 देश हैं वो नंबर 1, 2, 3 हमेशा जो देश रहते हैं वो रहते हैं नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये 3 देशों के नाम आप ध्यान रखेंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर ये देश जो हैं पहले 3 पोजीशन जो है वो प्राप्त करते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और भारत का कौन सा स्थान है ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो आप देख रहे हैं भारत का 144वां स्थान इसके अंदर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक रक्षा खर्च करने वाला राज्य कौन सा? देखिए मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बात की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। पेंटागन की बात की थी, पेंटागन में मुख्यालय है इसका अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर 2-4 आप राज्य याद करिएगा। लॉस एंजल्स आपको याद करना है,
लॉस एंजल्स जो है यहाँ पे हॉलीवुड है, हॉलीवुड सिटी इसको कहते हैं लॉस एंजल्स को, जैसे बॉलीवुड सिटी हमारी मुंबई के अंदर है। ऑस्कर कहाँ दिया जाता है? लॉस एंजल्स में दिया जाता है। इसके अलावा आप शिकागो याद रखेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ पर है? शिकागो के अंदर है, वो याद रखेंगे आप। तीसरा आप याद रखेंगे कि इसकी राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन डीसी, वो आप ध्यान रखेंगे। चौथा आप ध्यान रखेंगे इसका एक और स्टेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया। कमला हैरिस जो हाल ही में उपराष्ट्रपति बनी है, वो कैलिफोर्निया से सांसद हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और 3 नवंबर के चुनाव जो बाइडेन जीते हैं, 2 पार्टी है यहाँ पर, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी कौन सी है? रिपब्लिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है, जबकि रिपब्लिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो आपका हाथी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप किससे लड़ रहे थे? रिपब्लिक पार्टी से लड़ रहे थे, जबकि जो बाइडेन किससे लड़ रहे थे? और इनका जो राष्ट्रीय वो डेमोक्रेटिक से लड़ रहे थे। और इनका जो राष्ट्रपति है वो कहाँ रहता है? व्हाइट हाउस में रहता है, वॉशिंगटन डीसी। जॉर्ज वॉशिंगटन इनके पहले जो थे, जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे इनके पहले राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर इनका नाम। और याद रखिएगा 4 अप्रैल 1776 आप याद रखिएगा, इसमें आज़ाद हुआ था कौन? अमेरिका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के सीईओ सर्वे के अनुसार वैश्विक कंपनियों के लिए शीर्ष बाजारों में भारत का कौन सा स्थान है? एमएनसीज की बात करेंगे यहाँ पे, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है भारत की, वो उनमें भारत का कौन सा स्थान है? नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी जो होती हैं वो भारत में काम करना कौन से देश में काम करना चाहती है, कौन से में नहीं, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? देखिए जितने भी एमएनसीज हैं यानी मल्टीनेशनल कंपनी, पेप्सी, कोक वगैरह, ये जो है ये कहाँ काम करना चाहती हैं? ये ऐसी जगह काम करना चाहती है जहाँ पर श्रम सस्ता हो, कच्चा माल उपलब्ध हो, श्रम सस्ता हो, कच्चा माल उपलब्ध हो, और लोग जो हैं, सरकार जो है, सरकार की नीतियाँ जो है वो इनके पक्ष में रहे। तो भारत जो है एक बड़ा देश बन के उभरा है एशिया के अंदर, क्योंकि भारत के पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो श्रम जो है भारत के पास वो अच्छा खासा है, सस्ता श्रम है। तो भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है बच्चों। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा स्थान किसका है? ये आप मुझे पढ़ के बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर भारत को जो स्थान प्राप्त है वो 40वां स्थान प्राप्त है। आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का 72वां स्थान है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रखिएगा। 22 जनवरी 2020 को लोकतंत्र सूचकांक 2019 में, देखो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें लगभग 130 करोड़ जनता निवास करती है, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक, अगर आप वो 2-3 साल छोड़ दें इमरजेंसी के, भारत में लगातार लोकतंत्र की स्थापना रही है और भारत में बहुदलीय प्रणाली है। तो भारत का स्थान 51वां है, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर दिस, क्योंकि हम बेहतर पोजीशन अर्न कर सकते थे लोकतांत्रिक सूचकांक के अंदर, बट ठीक है, जैसे भी वो अपने हिसाब से करते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पासपोर्ट इंडेक्स 84वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में, देखिए लैंगिक अंतराल मतलब पुरुषों और महिलाओं की जो स्थिति है उसमें कितना अंतर है, कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं हैं। तो इसमें सबसे बेहतर स्थान जो है केरल का है बच्चों। मगर भारत का कौन सा स्थान है विश्व के अंदर? तो देखिए 112वां स्थान है। आप ये ऑप्शन में देख सकते हैं कि 109, 110, 95, 112 में से सबसे निम्न पोजीशन पर जो है वो भारत का स्थान है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये कौन सा स्थान है भारत का? तो इसका जो आंसर होगा वो 9वां स्थान है। तो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है भारत इसमें। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का 5वां स्थान है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। सूचकांक आपने ढंग से नहीं पढ़े, 1-2 बार अगर वीडियो का आप रोक रोक कर देखेंगे या लिख कर देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि आपके भले की बात है, आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। और मैंने भी अपनी लाइफ में अब तक इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं देखे हैं दिल्ली पुलिस के जितने इस बार पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे, और वीडियो को अगर 1-2 बार आपने अच्छे देख लिया तो आप निपटा लेंगे सारे सूचकांक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सभी सूचकांक को आप कर पाएंगे बच्चों। तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको लाइक ठोकना है और सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ताकि मुझ जैसे व्यक्ति को मोटिवेशन मिले
और मैं अगली बार और जोश और खरोश के साथ आपके सामने पेश हो सकूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में जल्दी हम मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।